आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में जिला योजना समिति की बैठक हुई संपन्न। 14वें वित्त की उपलब्ध राशि पेयजल के कार्यों में प्राथमिकता से व्यय किए जाने के दिए निर्देश। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमरिया ने कार्यभार किया ग्रहण। संभाग को हरा भरा बनाने का लिया संकल्प। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामराव सूबेदार की पत्नी पद्मा सूबेदार को जिला न्यायाधीश ने घर जाकर शॉल और श्रीफल से किया सम्मान। कहा, देशभक्तों को सम्मानित करने में होता है गर्व का अनुभव। और संभाग स्तरीय सतर्कता एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति की बैठक हुई आयोजित। संभागीय कमिश्नर आर के माथुर ने की बैठक की अध्यक्षता। खबरें अब विस्तार से। सागर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण इस अंचल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया और दोनों उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह बुंदेला और महेंद्र प्रताप यादव ने इसी संकल्प के साथ मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया। मंगलवार को सागर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के नवयुक्त अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया और दोनों उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह बुंदेला और महेंद्र प्रताप यादव ने बीडीए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन, सुर्की विधायक पारुल साहू, महापौर अभय दरे, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजा दुबे, कमिश्नर आर के माथुर उपस्थित रहे। उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, माननीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया, प्रदेश पूरे बुंदेलखंड का विकास होगा, इस तरह की करता हूं। विचार रखें सम्माननीय श्री यादव साहब। इस दौरान बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसुमारिया ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए योजना बनाएंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और संभाग के सभी 6 जिलों में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। मैंने कहा ना कि हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। क्या और आपने जो अपेक्षाएं की, जैसा आपने सपना संजोया होगा, उसको हम पूरा करेंगे। बुंदेलखंड इस समय बहुत सूखे से जूझ रहा है, क्या करेगा बुंदेलखंड विकास का प्राधिकरण, किस तरीके की योजना है? अभी हम बैठ के योजना बनाए। मैंने कहा ना कि एक बार हम सब बैठ करके और मुख्यमंत्री से मिल करके तो बुंदेलखंड के लिए विशेष जो है कार्य योजना बना करके। एक तो हमारा ये है कि हमारे 6 जिले हरे भरे हो जाएं, पानी की सुविधाएं हो जाएं, किसानों की तकलीफें दूर हो जाएं, कि आवागमन की सुविधाएं जो हैं, वैसे तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में सड़कों और इससे काफी विकास का जो गंगा बही है, लेकिन उसके अलावा और दूर दराज जो जहाँ कोई कोने छूट गए हैं उनको भी हम उसमें शामिल। स्वर्गीय रामराव सूबेदार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दर्जा मिलने के बाद उनकी पत्नी पद्मा सूबेदार की लंबी कानूनी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। जहां पहले कलेक्टर विकास नरवाल ने उन्हें सम्मानित किया, वहीं मंगलवार को जिला न्यायाधीश अनिल वर्मा ने उनके घर जाकर शॉल और श्रीफल से उनका सम्मान किया। मंगलवार को जिला न्यायाधीश अनिल वर्मा ने लक्ष्मीपुरा वार्ड पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामराव सूबेदार की पत्नी पद्मा सूबेदार को शॉल और श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया।
एक घर में इस संबंध में जिला न्यायाधीश अनिल वर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामराव सूबेदार की पत्नी पद्मा सूबेदार को सम्मानित करने में उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिन देशभक्तों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनका सम्मान करना न सिर्फ उनका सम्मान है बल्कि देश का सम्मान है। जिस तरह प्रदेश सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया है, ठीक वैसे ही केंद्र सरकार को भी दर्जा देना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, खून बहाया है, उनके परिवारजन भी हमारे लिए उतने ही सम्मानी हैं जितने वो जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। श्री सूबेदार जी ने सागर पर रहते हुए स्वाधीनता संग्राम में जो अमूल्य योगदान दिया है, एक लंबे अरसे बाद शासन द्वारा उन्हें मान्यता दी गई है। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि श्री सूबेदार जी की धर्मपत्नी हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज आया हूं। मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हें वही मान्यता देगी, क्योंकि राज्य सरकार ने और जैसा कि हुआ है इसका पूरी तरह से सत्यापन होने के बाद उनको राज्य की जो पेंशन मिली है केंद्र की भी मिलना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वर्गीय रामराव सूबेदार को पहले तो सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना था, जबकि उनके पास आजादी की लड़ाई के वक्त जेल जाने का रिकॉर्ड और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया ताम्रपत्र था। अपने पति रामराव सूबेदार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए उनकी पत्नी पद्मा सूबेदार को सरकार से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले जिला न्यायालय, फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आखिरकार एक देशभक्ति की पत्नी के जज्बे के आगे झुककर न्यायालय को भी उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्वर्गीय रामराव सूबेदार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना पड़ा, जिसके तुरंत बाद कलेक्टर विकास नरवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामराव सूबेदार की पत्नी पद्मा सूबेदार को सम्मानित किया। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में द हेल्प ग्रुप सागर ने कलेक्टर विकास नरवाल को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बेहतर इलाज की व्यवस्था मुहैया कराने और कमीशनखोरी को खत्म करने को लेकर दिया गया। द हेल्प ग्रुप सागर के सदस्यों ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को कलेक्टर विकास नरवाल को ज्ञापन सौंपा है। लाइन लगी हुई है, सब लोग ज्ञापन को लेकर द हेल्प ग्रुप सागर के एक मेंबर ने बताया, बीएमसी में भारी अनियमितताएं व्याप्त हैं। मरीजों को एक्सरे कराने अस्पताल परिसर से बाहर निजी एक्सरे सेंटर पर जाना पड़ता है। मरीजों की जांच करने डॉक्टर्स वक्त पर वार्डों में नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी मांग है कि बीएमसी में बेहतर इलाज की व्यवस्था मुहैया कराए और कमीशनखोरी को खत्म करने को लेकर दिया गया। ये जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहे हैं, इनको बंद कराया जाए और जो गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, ये सब बंद कराया जाए। एक्स्ट्रा बाहर से हो रहा है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। कुछ दिन बाद अगले मंगलवार को आएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे और फिर जाकर कलेक्टर साहब को देंगे। अगर उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि इसके हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें कार्रवाई की जाए। जो लापरवाही हो रही है, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। मंगलवार को जिले के जैसीनगर, मालथौन, शाहपुर और बंडा ब्लॉक से आई आशा कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। एक तो आंखों के बीच में लड़ाई, ज्ञापन को लेकर शाहपुर ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता अध्यक्ष मधु सेन ने बताया कि पिछले 3 महीने से कई खातों में प्रोत्साहन राशि नहीं पहुंची है। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रेरक राशि दी जाए, साथ ही आगे उनको किसी भी तरह की राशि चेक द्वारा दी जाए। हम लोगों ने हमारे जो पैसा रुका हुआ है प्रेरक राशि, उसको मांगने के लिए हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए, लेकिन वो नहीं मिल पाए, तो हम लोग को ज्ञापन SDM मैडम को देना। हम लोग 3 महीने से हम लोग को कोई प्रकार का पैसे नहीं आ रहा है हमारे खाते में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो खाते में पैसा मिल रहा है तो हम जानकारी नहीं रहती कि काय का पैसा आ रहा है और काय का पैसा नहीं आ रहा है। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा जो खाते में पैसा आ रहा है वो बंद किया जाए और हमें चेक के द्वारा पैसा दिया जाए, जिससे कि हमें ये पता चले कि इसका पैसा हमारा आ गया है
और वो पैसा नहीं आता तो हम लोग पूछते हैं कि सर पैसा कम क्यों आया है, तो ब्लॉक वालों को कहना रहता है कि जितना आ गया सो आ गया, जो आगे से करेगा लड़ाई झगड़ा करेगा वो पैसा और देना बंद कर दिया। रहली क्षेत्र के हरदुआ गांव से आए ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गांव के सरपंच पर कथित फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया और जांच कराए जाने की मांग की है। रहली क्षेत्र के हरदुआ गांव के लोगों ने सरपंच देवेंद्र कुर्मी पर कथित फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर एक ग्रामीण कृपा शंकर दुबे ने बताया कि गांव के सरपंच ने रोजगार गारंटी में फर्जीवाड़ा किया है। इसको लेकर कई अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। शिकायत करी थी जी सर, क्या उसका पति है सर, तो कोई आलम नहीं है ये सर। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 26 जनवरी को गांव वालों ने ग्राम सभा का भी बहिष्कार किया था और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन सरपंच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद आज फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अगर अब सरपंच पर जल्दी कोई कार्यवाही नहीं होती तो आगे गाँव वाले अनशन करेंगे। पंचायत में अनियमितता है, फर्जी खाते धारक रोजगार गारंटी में फर्जी खाते खुलवाकर राशि आहरण कर रहे हैं। जो आज से 18 वर्ष मर चुके हैं लोग, उनके भी फर्जी खाते खुलवा लिए, और जो शासकीय नौकरी में लोग सर्विस कर रहे हैं उनके भी खाते खुले हैं। तो जॉब कार्ड में मतलब मजदूरी का पैसा आहरण हो रहा है, और जो लोग मतलब पागल हैं, पेंशनधारी हैं 80-80 वर्ष के, उन लोगों के भी खाते खुलवाकर फर्जी तरीके से राशि आहरण हो रही है। कौन कर रहा है ये, नाम बताओ। ये सरपंच है देवेंद्र कुर्मी, इसके पूर्व उनकी पत्नी थी दीपिका कुर्मी, और सचिव का भी हाथ होगा इसमें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,
कैसे भी हो, हादसे कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले के प्रभारी मंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पेयजल परिवहन के संबंध में जनप्रतिनिधियों से कहा कि जिले में 14वें वित्त की उपलब्ध राशि पेयजल के कार्यों में प्राथमिकता से व्यय की जाए। इसके अलावा जो राशि शेष रह जाए उसे सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पूर्व सरपंचों के पास पंचायत के टैंकर रखे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा जिन पंचायतों में टैंकर नहीं है वहाँ टैंकरों की व्यवस्था कराई जाए। आज पेयजल की समीक्षा खास तौर से की, चूंकि अपने सूखे की साल है और आज ये तय किया है कि हमारे 14वें वित्त आयोग का जो भी पंचायतों को पैसा है वो सभी पैसा जो अन्य अन्य मदों में खर्च हो रहा है उसको तत्काल रोक करके पेयजल के लिए सुरक्षित करें। पहली प्राथमिकता पे पेयजल के लिए खर्च किया। जैसा चल रहा है प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार देने का ऐसे करीब 10 विभागों की आज समीक्षा हुई। इसमें स्वरोजगार की योजनाएं जितनी हैं 12 विभागों की,
उन सब की जानकारी ली है और 26 तारीख को जनप्रतिनिधियों के साथ सभी बैंकर्स की बैठक जनप्रतिनिधियों ने बताया था कि बैंकों का सहयोग असहयोग वाली स्थिति बाल बाल की स्थिति पैदा होती है। तो 26 तारीख को जो कलेक्टर महोदय के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की होगी। मुख्यमंत्री उद्यमी युवा स्वरोजगार योजना है, उसका 15 मार्च तक 100% लक्ष्य करने का आज टारगेट दे दिया गया है। अप्रैल के महीने में सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों में प्रस्ताव तैयार करके जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पट्टा वितरण का कार्य होगा। इस अवसर पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, बंडा विधायक हरबंश सिंह राठौर, सुर्की विधायक पारुल साहू एवं देवरी विधायक हर्ष यादव, महापौर अभय दरे समेत कलेक्टर विकास नरवाल, एसपी सचिन अतुलकर मौजूद रहे। संभाग स्तरीय सतर्कता एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर आर.के. माथुर ने की। मंगलवार को स्थानीय कमिश्नर कार्यालय सभा कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आकस्मिकता योजना के तहत संभाग स्तरीय सतर्कता एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक सागर रेंज, उप महानिरीक्षक सागर व छतरपुर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारी, शासकीय अभिभावक एवं लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा की गई। लेकिन जो ऑलरेडी रूढ़िगत रास्ता है, रिपोर्टिंग होगी जाती रही। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 आवेदन आए थे, सबका निराकरण आपकी जिला स्तरीय समिति से हो गया। जो जिला स्तरीय समिति में आए मामले में सागर में इस चीज को पूछना पड़ता है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि हमारा रास्ता है, हमारा यहाँ तालाब कहाँ है, जो भी है वो किया गया। दिल्ली में चल रहे जेएनयू मामले में सागर टीवी न्यूज ने डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से उनकी राय ली। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जेएनयू भारतवर्ष का एक श्रेष्ठ शिक्षा संस्थान है और इसकी बड़ी पुरानी अच्छी परंपराएं, विकासशील परंपराएं इसकी रही हैं। अभी देशद्रोही नारे लगाने के संबंध में जेएनयू विवाद में आया है। देशद्रोह किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी शिक्षा संस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और अगर वहां देशद्रोह के नारे लगे हैं तो हम सभी शिक्षक संघ उसकी इस मामले की निंदा करते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिन्होंने नारे लगाए हैं। हमारी ये भी शासन से अपील है, पुलिस प्रशासन से अपील है कि ऐसे लोगों को ना गिरफ्तार किया जाए जो उस घटना में शामिल नहीं है। पूरी गंभीरता से इस प्रकरण की जांच की जाए और जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिन छात्रों पर, अगर वो उन आरोप से उनका कोई वास्ता नहीं है तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो वास्तविक दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सबसे पहले मेरी राय तो ये है कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा के मंदिर है वो राजनीति का अखाड़ा ना बने। व्यर्थ ही ऐसा लग रहा है कि बातों को तूल दिया जा रहा है। अगर किसी ने देशद्रोह की बात की है तो यह हम सबका दायित्व है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों, परंतु विश्वविद्यालय को उस पूरे परिदृश्य से अलग किया जाना चाहिए। जेएनयू के बारे में हम लोग जो पढ़ते और सुनते रहे, वो एक पुराना संस्थान है और आधुनिक विचारधारा को लेकर चला है भारत में। लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि अगर कोई राजनीति होती है तो छात्र अगर राजनीति में पढ़ता है तो हम उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं से ही छात्र राजनीति में जाते हैं और देश के कर्णधार भी बनते हैं, शासकीय सेवाओं में भी जाते हैं। लेकिन अगर कहीं देशद्रोह की बात आती है, जैसा हम लोगों को टीवी में देखने मिल रहा है और कुछ, तो ये देशद्रोह तो कदापि सहन नहीं होना चाहिए। किसी भी विचारधारा से लोग संबद्ध हों, लेकिन उनको अपनी मांग रखने का पूरा हक, परंतु देशद्रोह की बात करना और भारत विरोधी नारे लगाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। छात्रों के हित में भी नहीं, प्रशासन के हित में भी नहीं और देश के लोगों के भी हित में नहीं। देखिए, जेएनयू देश का बहुत पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। वहाँ जो कुछ हाल में गठित हुआ है बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। जेएनयू अपने स्वतंत्र विचारों और जीवंत विचारों में बहस के लिए भी जाना जाता है। मुझे भी कभी अवसर मिला है, वहाँ देर रात तक के बहसें होती हैं, उनमें मुझे सुनने का अवसर मिला है। लेकिन ये एक ऐसा चिंता का विषय है कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने का दोषी अफजल की फांसी की बरसी आयोजित करना और उसमें उसको महिमामंडित करना, इस आयोजन की अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैसे दी? सरकार को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय के कुलपति को ये सारी जवाबदारी दें कि वह एक निर्धारित दिनों के अंदर 3-5 दिन उनको दे दें कि उनके अंदर संपूर्ण घटनाक्रम की निष्पक्ष और बारीकी और गहराई से जांच करा के सरकार को सौंपे। इसके पीछे गहरी साजिश की भी बू आ रही है, इसकी पूरी जांच हो और ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए सरकार को इसमें, ताकि आगे फिर कोई इसकी पुनरावृत्ति ना कर पाए। लेकिन सावधानी इस बात की रखना चाहिए कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंस जाए। विश्वविद्यालय है तो ऐसा विचारों को मंथन होता है, और वहाँ पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसकी तो सही जांच पड़ताल आने वाली स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन विश्वविद्यालय को इस प्रकार विचार प्रकट करने की मुद्दा स्वतंत्रता होनी चाहिए। जहाँ तक राष्ट्र विरोधी नारे का सवाल है, अगर ये घटना हुई है वहाँ पर तो निसंदेह गलत है। एक किसी भी चीज का विचार प्रकट करने का एक तरीका होता है और उस तरीके से उसको जैसे किया जाना चाहिए। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृत वाणी का। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृत वाणी। आज की अमृतवाणी। धन का दान करना अच्छा है, परंतु पवित्र दानशील आत्मा बनना और भी अच्छा है। एक नजर आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए सोच समझकर कार्य करके स्थिति सुदृढ़ बनाएं। नौकरी में स्थानांतरण व पदोन्नति के भी योग हैं। पारिवारिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी। पत्नी से सहयोग व समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति होगी। खान पान पर नियंत्रण जरूरी। आपके निर्णय सही होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए साहस पराक्रम बढ़ेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभदायक सौदे होंगे। पठन पाठन में अभिरुचि बढ़ेगी। महत्व के कार्य सिद्ध होंगे। कर्क राशि वालों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी। कामकाज में सुधार होगा। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का अपमान न करें। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार के उद्देश्य की गई यात्रा लाभदायी रहेगी। माता के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। कामकाज में सुधार होगा। सद्भावनाएं जागृत होंगी। कन्या राशि वालों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। आय से अधिक व्यय नहीं करें। तुला राशि वालों के लिए कार्य के प्रति लापरवाही हानिकारक होगी। हर किसी पर विश्वास न करें। धैर्य संयम रखकर काम करें। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझें। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम का बोझ बढ़ेगा। शत्रु आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। परिवार की समस्या को अनदेखा ना करें। व्यापार में प्रतिकूलता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए व्यापार के विवादों का निपटारा होने की संभावना। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यसनों को हावी ना होने दें। घर में खुशी का माहौल रहेगा। मकर राशि वालों के लिए व्यवसायिक निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं। आर्थिक योग मध्यम रहेंगे। पारिवारिक जवाबदारी पर ध्यान दें। परिश्रम का अनुकूल फल मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए स्वयं का प्रभाव अनुभवों का लाभ मिलेगा। वाणी पर संयम आवश्यक है। नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना है। आर्थिक बचत में वृद्धि होगी। मीन राशि वालों के लिए धर्म के कार्यों में रुचि आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। प्रवास में सावधानी रखना होगी। व्यवसाय अच्छा चलेगा। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास प्रोग्राम अप्पू के हेल्थ टिप्स। और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप।
इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम, समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर जिला स्तरीय सेमिनार पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की। सेमिनार में सभी जिले के थाना क्षेत्रों में हुए संगीन और छोटे बड़े अपराधों की जानकारी दी गई, जिसमें कमजोर वर्ग पर होने वाले अपराधों को लेकर चर्चा हुई और इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उसको लेकर जिला पुलिस कप्तान ने थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। महापौर अभय दरे ने जनप्रतिनिधि की बैठक में न बुलाए जाने को लेकर आईजी को चिट्ठी लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आईजी कार्यालय में हुई बैठक में शामिल होने के लिए सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, सागर विधायक शैलेंद्र जैन और एसपी सचिन अतुलकर पहुंचे। आईजी की यह बैठक शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, शहरी यातायात को दुरुस्त करने को लेकर विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई, लेकिन इस बैठक में महापौर अभय दरे को न बुलाए जाने पर महापौर ने तुरंत आईजी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। हालांकि महापौर के बैठक में शामिल होने से कई और महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हो सकती थी, मगर उनके न आने से बैठक पर काफी प्रभाव भी पड़ा। बीना कटनी रेल लाइन में खराब होने का असर अब यात्रियों तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पर डुअल मोड इंजन साल के अंत तक चलना शुरू हो जाएंगे।
रेलवे सूत्रों की माने तो रेल इंजन के निर्माण के क्षेत्र में जल्द ही एक बड़ी कामयाबी डीजल रेल इंजन कारखाना डीरेका के खाते में आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक और डीजल दोनों से चलने वाले डुअल मोड रेल इंजन के निर्माण के प्रपोजल को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। साल के अंत तक में डुअल मोड रेल इंजन पटरियों पर दौड़ता नजर आएगा। RDSO से क्लियरेंस के बाद डीरेका में डुअल मोड इंजन के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कलेक्टर विकास नरवाल ने सभी शासकीय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए राजा बिलहरा में भारी जल संकट की शिकायत पर चर्चा की और जिला पंचायत CEO राजीव मीणा को ग्रामीण क्षेत्र के जल संकट समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। राजा बिलहरा में भारी जल संकट की समस्या का समाधान करने के लिए कलेक्टर ने गाँव के स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, पंचायत विभाग और ग्रामीण यंत्रिकी विभाग के इंजीनियर की एक समिति बनाई है। इसके साथ ही राज्य शासन की अन्य कृषि सिंचाई योजनाओं को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मार्च 2016 तक सम्मिलित करने के लिए अधिकारियों को कहा है। दूसरी तरफ कलेक्टर नरवाल ने आकस्मिक दुर्घटना के तहत प्रकरणों की जानकारी ली और प्रभावित हितग्राहियों के घर जाकर बैंक अकाउंट नंबर लेकर उन्हें लाभ देने के निर्देश दिए और पुनर्वास संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की B.Ed, M.Ed, B.Ped व M.B.Ed कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2 वर्षीय B.Ed, M.Ed, B.Ped व M.Ped और 3 वर्षीय B.Ed, M.Ed एकीकृत कोर्स में प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो चुके हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बोर्ड के पोर्टल www.vyapam.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च और प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल से होगी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और अब जल्द ही होंगे अधिवक्ताओं के वार चुनाव। सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ ने कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। इसमें पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता के सिलाकारी को वकीलों की वोटर लिस्ट सौंप दी है। इसके साथ ही सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। जिला पदाधिकारियों का कहना है कि 3 दिन का समय दावे आपत्तियों के लिए दिया गया है। इस दौरान जिस वकील को कोई आपत्ति है तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3 दिन बाद दोबारा फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। जल्द ही निर्वाचन अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। धामोनी किला के बुर्ज में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की लाश बुरी तरह खराब हो चुकी है। 10 दिन पहले धामोनी किला में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी अभी तक फैली हुई है, लेकिन लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पा रही है। पुलिस के मुताबिक लाश की पहचान केवल कपड़ों व हुलिया के आधार पर ही की जा सकती है। उनका कहना है कि संभवतः ये युवक सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को इस अज्ञात शव के बारे में जानकारी मिले तो वे बहरोल थाने या डायल 100 पर सूचना दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा पचौरी, आपके अप्पू फिर हाजिर है एक नए इंग्रेडिएंट के साथ। तो आज हम बात करेंगे मूंगफली की, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। कई लोगों को लगता है कि मूंगफली में बसा होता है, तो इसको खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये वजन कम करने में भी मदद करता है। वजन कम करने के लिए खाने के 1 घंटे पहले 1 मुट्ठी मूंगफली खाने से भूख कम हो जाती है और जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाया जाता और जल्द से जल्द वजन भी कम हो जाता है, कमजोरी भी नहीं आती। मूंगफली में अमीनो एसिड होता है और कई मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। 1 मुट्ठी मूंगफली सुबह चाय या कॉफी के साथ खाने से शुगर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ये डायरिया में भी काफी फायदेमंद है।
मूंगफली ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए यूजफुल है बल्कि हमारे दांतों, हमारे मुंह के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मूंगफली को नमक के साथ खाने से हमारे दांतों का एनेमल मजबूत होता है और ये हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। मूंगफली को उबालकर खाने से इनके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव हो जाते हैं। मूंगफली में अंडे के मुकाबले ईस्ट और सोया को छोड़कर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। पित्ताशय में पथरी से बचने के लिए मूंगफली एक अच्छा उपाय है। मूंगफली ना सिर्फ युवाओं के लिए फायदेमंद है बल्कि बढ़ते बच्चों को भी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। यह हमारे चेहरे पर भी काफी असरदार है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें एक्जिमा और सोरियासिस जैसी स्किन प्रॉब्लम से बचाती हैं। इसमें फैटी एसिड होता है जो स्किन की सूजन और लाली को कम करता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन ई हमें यूवी रेस से बचाता है। 1 चम्मच मूंगफली के तेल में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाने से चेहरा ग्लो करता है और स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। जो लोग किडनी और पित्ताशय की किसी भी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें मूंगफली खाने से बचना चाहिए। तो ये थे मूंगफली के कुछ खास गुण। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए इंग्रेडिएंट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।